बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकती हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही तो वो पूरी करने के लिए वो तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर को भी ढूंढती हैं। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए त्योहार जो आत्माएं बहुत सालों से भूखी हैं। वो बहुत ताकतवर हो जाती हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढती हैं। सिलवाड़ गांव में चेतन नाम का एक लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिली। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लाकर दे दी। वो अपनी बाइक से ही ऑफिस जाया करता था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन फिर भी आना जाना आराम से हो जाता था। जॉब लगे अब कुछ ही महीने हो गए थे कि घर वालों ने उसके लिए लड़की ढूंढना चालू कर दी थी। ये बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब मैं देखूँगा। अभी मुझे पैसे भी कमाने हैं और आपको घुमाना भी तो है। उसकी ये बातें सुन के चेतन के पिताजी को बहुत अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन एक अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। घर वालों में और बस्ती में उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था चेतन को। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, दिवाली में हमेशा अमावस की रात होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांधकर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था। बाहर गहरा अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से दिए जले हुए थे। उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई थी। चेतन उसको देखते ही उसकी गाड़ी के ब्रेक लग गए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन मन में मुस्करा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रेन ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो कपड़े लिए थे वो वहाँ पर बांट दिए और मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थकान हो गई थी कि उसे सोया भी नहीं जा रहा था। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके नज़र के सामने आ रहा था। वो उसको भुला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर अपने काम पर निकल गया चेतन। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ पर ऊपर नज़र बनाई थी। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था, चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना किया और अंदर चली गई।
चेतन ज़रा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सी गई थी, ये सोच के मन में चेतन बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठकर दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है, और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में, वो भी अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेली नहीं आती, तुमसे मिलने मुलाकात करनी थी, इसलिए मैं अकेली आई हूँ। निशा के इस जवाब से चेतन ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद है। अब रोज़ शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से आने लगा है और खाना भी साथ नहीं लेके जाता, या कभी बिना खाए सो जाता है। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चेतन को हो क्या गया है। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास एक अंकल वहाँ से गुजरे। चेतन को देखते ही उन्होंने कहा, अरे चेतन बेटा, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो घर, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ अंकल, आ रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। ये उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके साथ तो निशा थी। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दूसरी रात वो जब निशा से मिला तो उसने ये बात उसको भी पूछी। निशा, कल तुम मेरे साथ थी ना, लेकिन अंकल को दिखी क्यों नहीं? निशा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अरे वो अंकल दिखते ही नहीं पेड़ की तरफ, मतलब मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी ना। निशा बार बार बात बदल रही थी। तभी चेतन ने कहा, निशा, हम शादी कर लें? मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम्हें भी? निशा उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था और चेतन खाना पीना सब कुछ भूल गया था। वो बहुत कमज़ोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, वो भी अकेला, और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूप बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई ना आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुँचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहाँ उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया, तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक मंत्रिक को ले आए। मंत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है, कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के की जान को धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसी शैतान अमावस में बहुत ताकतवर हो जाती हैं वो। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहाँ निशा चेतन को पहली बार दिखी। तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट से मारी गई थी। उसकी शादी के एक दिन पहले वो मर गई थी। अब मंत्री को सब समझ में आ गया। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी।
दूसरी रात अमावस की थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो मांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतन एक ही जगह पर बैठा हुआ था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन आज लेकर जाने वाली थी चेतन को अपनी दुनिया में। मांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन मर चुका था और उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर। मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे। लेकिन मैं उसी रास्ते से गुजरा, क्योंकि मैं जानता नहीं था उस रोड के बारे में। मैं उस वक्त कार से अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक मेरी कार रुक गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिरकार कार रास्ते में रुक कैसे गई। कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का ख़राब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की। जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि अब मैं घर समय से पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था। मौसम भी ख़राब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं काका, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही कार में वो आदमी बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। रास्ते भी सुनसान थे, कोई दिख नहीं रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस यहीं कार रोक दो बेटा, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोककर अपना शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कुछ नहीं था। पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा, काका आप यहाँ पर रहते हैं क्या? तो उसने कहा, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। ये बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था कि ना यहाँ पर कोई जगह है, ना कोई छत। आखिरकार ये कहाँ जाएगा? बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। मौसम वैसे भी बहुत डरावना था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा, काका कुछ देर रुक जाइए, मौसम शांत हो जाएगा तब चले जाना। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर पलट कर देखा तो वो आदमी मेरी गाड़ी में नहीं था। वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं करके देखा, लेकिन आसपास मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो ये थी कि वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो मेरे गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहाँ से बहुत बुरी तरह और दुम दबाकर भागा। उस रास्ते पर मैं कभी नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़कर बुरे इंसानों का बुरा हाल करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
ये कहानी राजीव शर्मा की है, जो यूपी में रहते थे। राजीव शर्मा, जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके, इन सब से कोई मतलब या इनका कोई वास्ता नहीं था। इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घटी जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता कि उनके साथ होने वाले कष्ट या कारणों के पीछे किसका हाथ होता है। चलिए, ये कहानी मैं उन्हीं की आवाज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने या तंत्र विद्या पर यकीन नहीं करता। लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा वक्त हमेशा होता है, वैसे ही उस परम शक्ति का, उस परमात्मा की शक्ति के साथ साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में ज़रूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरीके से शायद बुराइयां ना हो तो अच्छाइयों की भी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। सन 1990 से लेके 1994 के बीच की बात है। हमने एक प्लॉट खरीदा था और जल्दी उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अब शुरू हो गया था। कुछ ही दिन गुजरे थे, एक आदमी उस प्लॉट पर आता है। देखने में वो थोड़ा सा विचित्र लगता है। तो मेरी माँ, जो वहाँ बाहर बैठी थी, उसने उससे पूछा कि आखिरकार क्या काम है और आप कौन हो। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया। ये प्लॉट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उससे कहा, अगर चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले तुम लोगों ने खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर आपको चाहिए और आपको इतनी आवश्यकता है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। क्योंकि मेरी माँ को उसकी भावना समझ आ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने उससे कहा कि आप इसे खरीद सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये प्लॉट अब तुम लोगों ने जितने में ख़रीदा है उससे कम में तो हमें दोगे नहीं, और मैं इस प्लॉट को औने पौने दाम में ख़रीदने वाला था। मेरी माँ को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने, ठीक है अब आप जाइए, अब हमें इसे नहीं बेचना और आपको इसे ख़रीदना नहीं है। वो आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बन के खड़ा हो गया। अभी पूरी तरीके से घर बना भी नहीं था, यहाँ तक कि प्लास्टर भी नहीं लगे थे, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक माया जाल, जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर हो गई थी। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देती थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं या मेरे परिवार वाले काला जादू या ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हर बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया करते थे। 1993 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा हो। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में हमारी छत पर पत्थर फेंक रहा हो। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों तरफ देखा, लेकिन छत पर कोई नहीं था, हमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारी छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता लगा कि ये सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा, और इसलिए
हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत के ना होने के कारण और कोई भी गवाही ना होने के कारण वह जल्दी हवालात से बाहर आ गए। और आने पर वह शायद हम लोगों से ज़्यादा ही चिढ़ गए थे। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल भी भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेन किलर देकर वहाँ से भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद ये पेट के किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हो गया और उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी और डॉक्टर को बताया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद ये बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है, वो भी इस लेवल की कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं होगा। आन फनान में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत ख़राब थी। वह कुछ भी पी खा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वह दिनों दिन कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पिता को रोज़ रात बहुत बुरे सपने आने थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता था कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते थे और चिल्लाने लगते थे। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए, उनकी हालत और बुरी होती गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और रोज़ रात को दीवार पर सर मारते। उन्हें पकड़ कर लिटाया जाता। कभी हवा में किसी से बात करने लगते और जब हम पूछते तो वह कह देते कि देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी ये हमारे साथ हो नहीं रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी और वह बाहर गई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लग रहा था। वो कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उनको घर के बाहर वही खून के चींटे और जंगली पौधे दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची तो उनके चौंकने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही उनकी नज़र से जैसे वह इंसान ओझल हो गया हो। वहाँ पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। वह भागते हुए घर के अंदर आई और अब ये सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब मेरी माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से ये बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब उस देर पूजा की तो उन्होंने बताया कि इनके साथ कोई बहुत बुरी बला है, जिसकी वजह से जल्दी इनकी मौत हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और वह भी किसी के काले जादू करने के कारण। उनके लगातार पूजा करने के बाद हमें ये भी पता चला कि ये सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लॉट लेना चाहता था। उसकी नीयत ही ख़राब थी, क्योंकि वो उस ज़मीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी ख़राब थी, क्योंकि हमने उस ज़मीन को उससे पहले ख़रीद लिया और ये बात शायद उसे बहुत बुरी लगी थी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। एक हफ्ते बाद बाबा रोज़ रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया।
क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद हमें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे। तो हमने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा और हम वहाँ से दूर कहीं और जाकर घर ले लिए। अब हमारा परिवार एकदम खुश है और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस पिता सदमे में जा चुके हैं और डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। गॉड एंड्स हियर, यानी भगवान यहाँ ख़त्म होता है। यही लिखा था एवी के टाटा मिनिस्ट्री उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने 2 नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरे नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी होगी, वरना दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला और कांटा मिनिस्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ उनका इंतज़ार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वैलिक था। वैलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा, उसे ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज़ की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वैलिक उस पर भी हमला करने लगी। लेकिन वो वहाँ से भाग गई और इससे पहले कि वैलिक उस तक पहुँचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन के मरने की खबर रोमेनिया के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची, तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वह अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एवी आ गए, जहां वह दोनों मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वह किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी। इसलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय एवी के पूरे कांटा मिनिस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वह मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफ़ी बेचैनी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुरानी खंडर में उन्हें सफ़ेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शन इधर से उधर जाते हुए दिखी। थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऑब्जेक्ट अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। ये देखकर उन दोनों को समझ आ गया कि ज़रूर इस जगह पर कोई शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी, जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक तैबूत में कैद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर एवी के काटा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहाँ पर एक्सोर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। वैलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वैलिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है, वैलिक उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कहते हैं कि वैलिक अब तक 700 बलि दे चुकी है। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वह किस तरह वैलिक को हरा सकती हैं। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट की खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रेलिक्स में बंद है और उस एंटीक रेलिक्स को सिर्फ एक चाबी से ही खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही चाबी ली, तभी उन्हें कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखें अचानक से बंद होने लगी। उनकी आंखों के सामने एक ताबूत का विज़न आया,
वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वह उन्हें बचाने के लिए भागी। वह अपने विजन की हेल्प से उस ताबूत तक पहुंच गई। उस ताबूत के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल दिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर एरिन ने देखा उन सारे सांपों के बीच वैलिक लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वैलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वैलिक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरिन ने कहा कि एवी का काटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे सब बता दिया। इस पर प्रीस्ट ने कहा, काटा मोनेस्ट्री में तो कोई भी रहता ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरिन ने यह सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वह एक आत्मा थी जो वैलिक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता लगा कि वो एंटीग्रेलिक्स कहाँ पर है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वैलिक उनका वहीं पर इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, वैलिक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट के हाथ से चाबी ली और अपनी विजन की मदद से उस एंटीग्रेलिक्स को खोज दिया। प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन वैलिक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और वो सिस्टर एरिन के पास जा रही थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस लड़की को खोज लिया था। वैलिक ने सिस्टर को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वैलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वैलिक बुरी तरह से जलने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह वैलिक को मारने में कामयाब रही। लेकिन इसमें काफ़ी लोगों की बलि चली गई। आज से एक सप्ताह के लिए रानी के परिवार वाले बाहर जाने वाले थे। चाचा जी की गांव में तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसा बोल दिया कि दवा और दुआ दोनों को अपनाओ, अब मामला 50-50% है। चलो कोई बात नहीं, आना जाना तो भगवान के हाथ में है। मुझे इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। ऑफिस का प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूं, इसके ऊपर मुझे कुछ विचार करना चाहिए, ऐसा रानी सोचती है। रानी की अभी एक नई आईटी कंपनी में नौकरी लगी है और कंपनी की तरफ से रानी को एक लैपटॉप भी मिला है। क्योंकि रानी की जो नौकरी है वो भी नई है, तो काम का लोड भी थोड़ा ज़्यादा है। पूरे दिन भर काम करने के बाद रानी शाम को घर आ गई और उसने खाने के लिए कुछ बनाया। रानी अपने बॉस को खुश करना चाहती थी, इसलिए वह रात को भी काम करती। किसी भी हालत में वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर देना चाहती। रानी कुछ समय काम करने के बाद थोड़ा थक जाती थी और अपनी गर्दन को इधर उधर मोड़ती थी और 15-20 मिनट के लिए कोई वेब सीरीज़ देखने लग जाती थी। और सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद वह वापस अपने काम में मन लगाती और ऑफिस पेज और साइट को खोलती और फिर से खटखट टाइपिंग करना शुरू कर देती। 10 बज चुके थे। अब रानी सोने का मन बना रही थी। रानी ने सारी फाइल समेटकर अपने बैग के पास रख दी और लैपटॉप को बंद करने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ी तो उसने देखा उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ गिरा हुआ था। कुछ अजीब सा था। रानी ने सोचा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे यहाँ से हटे हुए। क्या हो सकता है? रानी अपने हाथ से उसे साफ़ कर देती है। वह साफ़ भी हो जाता है और रानी को कुछ महसूस भी नहीं होता। तभी अचानक डेस्कटॉप पर एक नया टैब खुल गया था और एक नया पॉपअप मैसेज खुला था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, "यू आर लक्की,
यू वॉन एन आईपैड, दिस लिंक विल एक्सपायर आफ्टर 60 सेकेंड। यानी तुम बहुत खुशनसीब हो और तुमने एक आईपैड जीता है, और ये जो लिंक है वो 60 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। रानी ने गहरी सांस ली और बोली, आईपॉड, वो भी फ्री का, हो ही नहीं सकता। 50, 39, 48, 47 सेकंड अभी चल रहे थे। रानी सोचती है, देखते लिंक के एक्सपायर होने पर क्या होता है। 20, 19, 18 सेकंड चल रहे थे। रानी का मन बदल गया। क्या पता है ऐसा मौका फिर ना मिले। आईपैड कम से कम 50-60 हज़ार का तो होगा ही। छोड़ना यार, फ्री में कौन देगा। ऐसा सोचकर रानी उसको बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती है। अभी 5, 4, 3 सेकंड बाकी थे। रानी ने झट से उस लिंक को खोल दिया। अब रानी पूरे लालच में आ गई थी। सोचा कि किसी भी तरह से इस आईपैड को छोड़ना नहीं है। रानी के सामने डेस्कटॉप पर एक नया टैब खुल गया था। कोने में एक लाल कलर का लाइव बटन चालू हो गया था। रानी ने उसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही रानी क्लिक करती है, उसके कैमरे की सारी लाइट 1, 2, 3 बार जंप करने लगती है। रानी खिड़की के पास आकर चेक करती है, क्योंकि रानी को ऐसा लगता है जैसे लाइट गई हो। इसलिए वो एक बार चेक करती है कि मेरे घर पर ही गई है या पूरे मोहल्ले में। रानी को चारों तरफ अंधेरा दिखता है। रानी वापस अपने डेस्कटॉप पर आती है। अचानक रानी के दिमाग में आता है, अभी तो रात के 10 ही बजे हैं, अभी तो सब सो गए होंगे। रानी जल्दी से उठकर वापस खिड़की की तरफ जाती है। अब रानी की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि सामने के घर में रेड लाइट की बत्ती साफ दिखाई दे रही थी। रानी थोड़ा डर गई, लेकिन वह वापस डेस्कटॉप पर आ गई। रानी ने लाइव बटन पर क्लिक किया था, इसलिए लोडिंग का बफरिंग अभी चालू था। नेहा लाइव लोकेशन का इंतज़ार कर रही थी। लोडिंग और बफरिंग सब बंद हो गए। अब बस पूरी स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही थी। रानी बात करने के लिए बोलती है, हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो। अब जो हुआ वे वाकई में डरावना था। रानी जैसे जैसे बात करने के लिए हेलो बोलती है, तो उसकी आवाज़ का एको लेवल बढ़ जाता है और पूरा कमरा हेलो 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 से गूंज उठता है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 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 रानी जोर से बोली, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। रानी अपने डेस्कटॉप की ब्लैंक स्क्रीन पर अपनी परछाई को साफ देख पा रही थी। रानी थोड़ी डर गई थी। उसने लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन तभी अचानक उसको स्क्रीन पर एक आदमी की शेप दिखाई दी। रानी थोड़ा रुक जाती है। रानी फिर से कांटेक्ट करने के लिए हेलो बोलती है, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ हेलो 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 ही गूंज रही थी। रानी ने उस मैन शेप पर गौर किया। वह धीरे धीरे झूम रही थी और रानी की तरफ बढ़ने लगी। अब जो रानी ने महसूस किया, उसे तो जान ही निकल गई। जो शेप झूम रही थी, असलियत में वह तो उसके पीछे से धीरे धीरे करके उसके नज़दीक आ रही थी। अब वह धीरे धीरे पास आ रहा था। जैसे जैसे वह रानी के पास आ रहा था, उसका चेहरा रानी को साफ दिखाई दे रहा था। रानी को ये समझ में आ गया कि ये आदमी तो नहीं है। जैसे ही नज़दीक आ रहा था, रानी की धड़कन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह आदमी रानी की कुर्सी के पास ही आया, रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम झुक गई। रानी ने डरते डरते अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि वह इंसान वहाँ से गायब हो गया था। अब रानी ने राहत की सांस ली।
अपने लैपटॉप को बंद कर दिया था। मतलब समझ में आया? उस रात रानी ने दो गलती की थी। पहली, कीबोर्ड को साफ करके, और दूसरी, उस लिंक को ओपन करके। हम भूतिया डरावनी कहानियां ऐसे ही बनाते रहते हैं, और ये कहानी मेरे को भेजी है नेहा ने। तो ये जो कहानी थी, ये एक डर का एक टुकड़ा था।
वो लड़की अपने सफ़ेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई। मिहिका बेटा, जल्दी उठो। तुम्हें तैयारी नहीं करनी आज? अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज नहीं जाना? जल्दी तैयारी करो। मिहिका की माँ किचन से आवाज़ लगा रही थी। मिहिका एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया, और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी मिहिका की। सबकी चहेती बेटी है वो। मिहिका ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लेने गए हुए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू मिहिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर मिहिका और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में मिहिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का ही था। मिहिका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, इसलिए उसने वो नहीं किया था। मिहिका जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंच गई। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिरी में मिहिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की अचानक से वहाँ जाने से मना कर रही थी। पूछने पर बिना बोले ही वो चली गई। वार्डन ने मिहिका को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूँगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर दे देना। मिहिका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ़ हो तो मुझे आकर बोल दे। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफ़ी अच्छी थी। मिहिका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे, तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर थकान से उसको नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर ली जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगा दिया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई। रूम भी मिल गया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के मिहिका ने फ़ोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 कब बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक का ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गईं। मिहिका की कोई दोस्त बनी नहीं थी, तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान मिहिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि मिहिका का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या?
यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही मेहिका की आँख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, मैं अभी उठी हूँ। अभी तो 8 बजने के हैं ना, मेहिका ने जवाब दिया। वार्डन ज़रा हंसकर बोली, बेटा ज़रा अपनी घड़ी देखना तो, कितने बजे हैं? मेहिका ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया, ये कैसे हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। वार्डन वहाँ से चली गई और मेहिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं, और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज चली गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे, जो अलग अलग जगह रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम में रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को मेहिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे सब खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मेहिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई और वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना तो भूल ही गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट और चॉकलेट। वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात के समय उसने करवट बदली और जैसे ही उसकी आँख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। मेहिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? मेहिका ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, मैडम रूम में कोई है। मैंने अभी वहाँ किसी को देखा। कोई लड़की थी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाकर देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, बेकार में हल्ला मचाया। चलो जाके सो जाओ। मेहिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी आँख कब लग पाती ये तो वो भी नहीं जानती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से सो गई। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मेहिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई। चलो यार, वार्डन ने किसी को तो भेजा। इस बात से वो काफ़ी खुश थी। फ्रेश होने के बाद मेहिका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले बाहर चली गई। मेहिका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। नीचे खाने के टेबल में